हेलो एंड वेलकम टू DDIS। मैं हूं डॉक्टर मनोज और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो लेक्चर है, आज का जो टॉपिक है, उसमें हम देखेंगे कि आंग्ल अफगान संबंध किस तरह से है। राइट। इस कड़ी में हम पीछे बहुत सारे वीडियो लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें हम बात करें कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना किस तरह से होती है। राइट। इसमें हमने अभी तक देखा है कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है उसका विजय होना शुरू हो जाता है इंडिया में। राइट। उसके क्या कारण होते हैं। राइट। उसमें हमने देखा था सैनिक कारण क्या है, राजनीतिक कारण क्या है, आर्थिक कारण क्या है, सामाजिक कारण क्या है। उसी कड़ी में हमने देखा था कि आंग्ल कर्नाटका युद्ध किस तरह से होती है। राइट। आंग्ल कर्नाटका युद्ध में किस तरह से अंग्रेज की विजय होती है। उसके बाद हमने देखा सिंध का विलय कैसे होता है। उसके बाद हमने देखा बंगाल का विजय कैसे होता है, और बंगाल में जितने भी शासक था उसका हमने कंप्लीट डिटेल एनालिसिस कर चुका है। राइट। आगे हम देखें, उसके बाद हमने देख चुका है पंजाब युद्ध एवं विलय। राइट। तो इस कड़ी में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और विस्तार है, उस कड़ी में हम काफ़ी कुछ देख चुके हैं, काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। आशा करता हूँ आप सारे वीडियो देख रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे हमारे वीडियो के, जो कि आपको काफ़ी हद तक सहायता मिलने वाली आपके एग्ज़ाम में। ठीक है। तो उसी कड़ी में आज का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है आंग्ल, जो हमारा टॉपिक है, उसमें हम देख रहे हैं कि जो आंग्ल और अफ़गान संबंध है वो किस तरह से था। राइट। अफ़गान पॉलिसी किस तरह से थी, आंग्ल अफ़गान पॉलिसी किस तरह से थी। राइट। तो उसमें हम देखते हैं, ये थोड़ा सा मैप के द्वारा मैं बताऊँ, अगर आपको, ये हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी होता था, यहाँ पे हमारा भारत और भारत के साथ सेंट्रल एशिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो भौगोलिक स्थिति है हमारा इंडिया का बाकी सेंट्रल एशिया के साथ, तो वो भी कहीं ना कहीं जो अफ़गान होता, जो ब्रिटिश ब्रिटिश होता है, उसको उत्तेजित करता है कि आप ये सेंट्रल एशिया में एक्सेस करें। तो इसी संबंध में क्या होता है, अफ़गानिस्तान में क्या होता है, युद्ध होना शुरू हो जाता है आंग्ल के साथ। तो उसमें हम देखते हैं, थोड़ा हम समझते हैं कि अफ़गानिस्तान का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसके राज्य में महत्व क्या था। राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी का सेंट्रल एशिया या आपका अफ़गानिस्तान के जो था, उसके लिए महत्व क्या था। अगर हम बात करें अफगानिस्तान, रूस एवं भारत के बीच क्या था, एक रूटेड था जो भारत को वैज्ञानिक सीमा प्रदान करता, एक अच्छा रूट था। कह सकते हैं कि जो अफगानिस्तान, रूस और भारत के बीच जो था, एक सेंट्रल एशिया जो कनेक्टिविटी थी, वो एक बड़ा अच्छा वो था, जिसके कारण भी क्या है कि इसके लिए महत्व बहुत ज़्यादा था। रणनीतिक महत्व की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इधर क्या था, रूस की तरफ से अफ़गानिस्तान की तरफ से जो हमला होता था, उसको भी कहीं ना कहीं रोकने के लिए देखा जाए तो एक सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। रूसी हमले का डर था, जो ऑलरेडी हम बात कर रहे थे, नेपोलियन उधर से आक्रमण कर रहा था भारत के ऊपर। तो नेपोलियन जो कि पूरे विश्व को जीत चुका था, अब बारी थी भारत की। तो उस कड़ी में अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं ना कहीं डर था कि अगर नेपोलियन ने हमला किया तो हमारा तो सारा बोरिया बिस्तारा बांध के फिर हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। तो इसी कड़ी में अगर ये सब सारी चीज़ें देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत अफ़गान के लिए, जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है ये सब चीज़ें। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इसमें, और हम आगे देखते हैं क्या होता है। राइट। तो इसी कड़ी में क्या होता है, आंग्ल अफ़गान युद्ध शुरू हो जाता है। जो प्रथम आंग्ल अफ़गान युद्ध होता है 1839 में 42 के बीच, गवर्नर जनरल ऑकलैंड होता है। ऑकलैंड के समय क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय हो जाती है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय हो जाती है, और गवर्नर जनरल कौन होता है, ऑकलैंड। ये सब फ्रेंड्स प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंस में बहुत ही मुश्किल है यहाँ से क्वेश्चन बनना। तो प्रीलिम्स के लिए आप ये जो टॉपिक चल रहा है इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। राइट। अकर्मण्यता की नीति का पालन करना, उसमें क्या था कि पॉलिसी ऑफ मिस्ट्री इनएक्टिविटी, इसमें क्या था, एल्वेर्नो जो था वो एल्वेर्नो से जो था वो नॉर्थ बुक तक इन्होंने क्या किया, इस नीति का पालन करवाया। राइट। इस नीति अकर्मण्यता की नीति का पालन किया, जिससे क्या किया उन्होंने उस एरिया को अपने अपने हिस्से में लेना शुरू कर दिया। उसके बाद होता है सेकेंड आंग्ल अफगान युद्ध। उसमें क्या होती है, जो 1878 में होता है, गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन होती है। अफगानियों के राजनीतिक संबंध अच्छे हुए इसमें क्या हुआ, जो लॉर्ड लिटन के समय में था, अफगान के साथ संबंध अच्छे होने शुरू हो गए, और काबुल में ब्रिटिश दूतावास ओपन हो गया। ठीक है। काबुल में क्या हो गया, ब्रिटिश दूतावास किसके समय खुला, लॉर्ड लिटन के समय। तो ये देख लो किस तरह से
जो चीज़ें होनी शुरू होती है, प्रथम आंग्ल अफ़गान युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की हार होती है, और दूसरे जो गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन होते हैं, जो विस्तारवादी नीति का काफ़ी हद तक पालन भी करते हैं, उनके साथ संबंध अच्छे होते हैं, और काबुल में जाके दूतावास की स्थापना हो जाती है। राइट। अगर थर्ड आंग्ल अफ़गान युद्ध की बात करें तो 1884 ईस्वी में शुरू होता है, जो कि अफगानिस्तान की सीमा मर्व पर रूस द्वारा कब्जा किया जाता है। राइट। सीमा मर्व एक जगह होता है जहाँ पर रूस द्वारा कब्जा कर दिया जाता है, और रूस अफगानिस्तान के बीच पंचदेह मामले को लेकर युद्ध का माहौल उत्पन्न हो जाता है। राइट। अगर देखो यहाँ पे क्या होता है कि अफगानिस्तान सीमा पर जो रूस द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा, तो रूस और अफगानिस्तान के बीच एक पंचदेह मामले को लेकर युद्ध का माहौल उत्पन्न हो जाता है, और कहीं ना कहीं आगे देखें तो ये एक बड़ा युद्ध देखने को मिल सकता था। तो अब्दुल रहमान जो ब्रिटिश का संरक्षक था, रिजल्ट क्या हुआ, ब्रिटिश रसिया रिवॉल्ट हो गया इसी बीच में। ठीक है। ब्रिटिश और रसिया के साथ रिवॉल्ट हो गया इसी बीच में, और वहीं से शुरू हो जाती है जो शीत युद्ध और ये सब चीज़ें, प्रथम वर्ल्ड वार वगैरह, ये सब कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो दिख रहा था आपको, ये दिख रहा है, ये सब चीज़ें आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू कर देते हैं। उसी समय क्या होता है, गवर्नर लॉर्ड डर्फिन होता है, युद्ध का संकट टल जाता है वहाँ। काफ़ी अच्छी पॉलिसी लेके आते हैं जो लॉर्ड डर्फिन होते हैं। यहाँ पे देखो जो थर्ड आंग्ल अफगान युद्ध है, वहाँ पे जो अब्दुल रहमान है ब्रिटिश का संरक्षित था, उसके समय में क्या होता है, रसिया रिवोल्ट होने के शुरू हो जाते हैं। ब्रिटिश रसिया रिवोल्ट होने के काफ़ी चांस होते हैं, लेकिन एक अच्छी नीति के द्वारा क्या होता है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डर्फिन क्या होता है, युद्ध का संकट टल जाता है। रिजल्ट क्या होता है, पंचदेव जो रसिया का हिस्सा होता है, राइट, और जुल्फी दर्रे जो होता है उसे अफगानिस्तान को दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक शांतिपूर्ण सम्मेलन कह सकते हैं हम यहाँ पे होता है। और अगर हम बात करें तो इसी में क्या होती है, ऑकलैंड की अनुमति और लिटन की अफगान नीति के चलते क्या होता है, जो युद्ध होती है उसी के बीच में गंडक की भी एक संधि मई 1893 में भी होती है। राइट। अब हम देखते हैं सिंध का विजय कैसे होता है। सिंध का विलय काफ़ी लास्ट में विलय होता है सिंध का। यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया होती है, ये सिंध का विलय जब करते हैं तो उस कड़ी में काफ़ी हद तक जैसे लॉर्ड डलहौजी द्वारा आगे आगे जाके अवध का क्या होता है कि जो हड़प की नीति होती है उसके द्वारा विलय कर लिया जाता है। तो सिंध का विलय जो था, इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो 19वीं सेंचुरी द्वारा सिंध में ही रुचि प्रारंभ हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1630 में मुगलों द्वारा जारी फरमान का उपयोग और विशेष अधिकार जब प्रदान किया गया, तो 1630 से ही मुगल का कहीं न कहीं, और जो सिंध का इलाका था ये काफ़ी ज़्यादा भौगोलिक के साथ साथ यहाँ पे आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि जो सिंध है उस एरिया को अगर अपने हाथ में हथिया लिया जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत बड़ी शक्ति के रूप में जो उभर चुके थे उसको काफ़ी सहायता और मिलती। राइट। तो इसमें क्या था कि इसी बीच क्या होता है, तालपुर में अमीरों का उदय हो जाता है। पूर्व में अगर हम बात करें तो कल्लोर के सरदारों का शासन होता था यहाँ पे। राइट। 1858 में कल्लोर गुलाम शासक प्रदत्त खान के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री की स्थापना जो होती है शुरू होती है। पट्टा में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना शुरू हो जाती है। राइट। 1770 में बलूच जनजाति जो तालपुर का होता है, सिपाही के साथ प्रतिकूल जीवन दशाओं के दशा में अभ्यस्त थे। राइट। उन्होंने भी क्या करता है कि यहाँ पे जो बलूच जनजाति थे ये सब सारी चीज़ देख के वो कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक द्वेष उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। जो तालपुर का जनजाति था, मीर फतेह अली खान के नेतृत्व में क्या हुआ, सिंध पर कब्जा तथा 4 यार मीर बंधु द्वारा देश चलाया जाना, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे देखा जाता है। राइट। तो 1783 में तालपुर जनजाति जो मीर फतेह अली खान के नेतृत्व में था, सिंध पर कब्जा कर लिया गया, और 4 यार मीर बंधु द्वारा यहाँ पे देश चलाया जाता था। 1800 में क्या होता है, मीर फतेह की मृत्यु के बाद बरबारा एवं अमीर या सिंध कहलाए। राइट। 1800 ईस्वी के बाद, मीर फतेह की मृत्यु के बाद जो बरबाड़ा है एवं जो बरवाड़ा अमीर या सिंध कहलाए। राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। राइट। सिंध पर क्रमिक प्रभुत्व की हम बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश एजेंट को सिंध में खदेड़ना, क्रो को सिंध में खदेड़ना अगर हम बात करें तो इसमें देखा जा सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्रिटिश एजेंट होता है क्रो,
उसको सिंध में भगा दिया जाता है। और इसी बीच साखत मिश्रता की संधि होती है जो 1807 में, इसमें 7 में रसिया अलेक्जेंडर प्रथम और तिलसित संधि में नेपोलियन बोनापार्ट शामिल होते हैं, राइट। 1807 में क्या होता है, रसिया अलेक्जेंडर प्रथम और तिलसित की संधि में नेपोलियन बोनापार्ट शामिल होता है। शर्त क्या होती है इसमें, अगर हम बात करते हो भारत पर संयुक्त हमला करना, राइट। यहाँ पे देखो एक तरह से क्या होता है, सिंध पर क्रमिक प्रभुत्व करने के लिए, सिंध पे विलय करने के लिए, सिंध को अपने हिस्से में लेने के लिए 1807 में इसमें रसिया के अलेक्जेंडर और नेपोलियन बोनापार्ट ये दोनों मिल जाता है, राइट। और ये क्या करता है कि संयुक्त हमला करना चाहता है किस पे, भारत पे, जिसका कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को भी डर रहता है। तो लॉर्ड मिंटो जो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 3 प्रतिनिधिमंडल भेजा भेजा जाता है, कहाँ पे, मेटकॉप लाहौर में, एलिफेंस काबुल में, मेलकॉम तेहरा में और निकोलस स्मिथ सिंध में। तो ये सब सारी चीज़ें देख रहे हो, एक हमला करने का डर है और इधर से जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है अपने बचाव के लिए अपने अपने सेना अपने अपने जो अधिकारी होते हैं उनको 4 जगह पे तैनात करना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच होती है संधि 1832 ईस्वी की, जिसमें बेंटिक वर्सेस अमीरों के बीच होता है। इसमें क्या होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक यात्रियों को निःशुल्क ट्रेवल प्रदान किया जाता है। इंग्लिश व्यापारी सिंध में नहीं बसेगा और ना ही इसमें पासपोर्ट जारी कर दिए जाएंगे। इस तरह की चीज़ें होने शुरू हो जाते हैं। नो टोल मिलकर कार्य करेगा, ठीक है। ये मिलकर कार्य करने का, ये सब मिलकर कार्य करने का एक संधि के रूप में देखा जाता है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक अच्छा साइन दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ से रसिया के द्वारा भी यहाँ पे भारत के ऊपर आक्रमण करने का डर है, जिसका अंग्रेज़ों को काफ़ी हद तक डर है। और यहीं से जो सिंध होता है हमारा, उसको विलय कर लिया जाता है। जो सिंध होता है उनके साथ अंग्रेज़ का रिश्ता अच्छा हो जाता है, जिससे क्या होता है, एक बफर स्टेट के रूप में काम करना प्रारंभ हो जाता है। सिंध विलय के कारण की अगर हम बात करें तो अफगान से मिली हार की भरपाई, सिंध का विलय जो था उस समय अफगानिस्तान से ईस्ट इंडिया कंपनी की भी कहीं ना कहीं हार हुई थी, जिससे क्या था कि इनको एक हार का भरपाई भी करना था। रूसी हमले का भी डर था, जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अधिक राजस्व वसूली, काफ़ी अच्छा राजस्व यहाँ से वसूला जा सकता, अधिक व्यापारी मध्य एशिया में जा सकता था, राइट। सिंध विलय के परिणाम की बात करें तो इसमें इंग्लिश को अनेक लाभ प्रदान किए। जैसे हम बात करें ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार तो ऑलरेडी हुआ ही, जो कि सिंधु नदी तक था, और ब्रिटिश सीमाएं सामरिक दृष्टि से बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, राइट। खोई हुई प्रतिष्ठा जो पाने का अवसर था, जो आंग्ल अफगान युद्ध में, वो भी कहीं ना कहीं मिला इनको। ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ मिला और एतबारी प्रणाली का जो है सो प्रारंभ शुरू हो गया। पंजाब विजय का मार्ग प्रारंभ हो गया, बिकॉज जो पंजाब था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों तरफ से थे, एक तो सिंध में भी आ गया, इधर हम बात करें बंगाल में, तो ये सब सारी चीज़ें देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिंध विलय जो सिंध का विलय है उनको दर्शाता है कि किस तरह से होगा। सिंध विलय पर अगर बहस की बात करें तो बहुत सारे लीडर्स ऐसे कहते हैं, ये कहते हैं कि ये बहुत गलत था, ये नहीं होना चाहिए। उसी में से विलय करता चार्ल्स नेपियर कहता है हमें सिंध विलय का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे, यह एक अत्यंत लाभदायक उपयोगी परंतु मानवतापूर्ण दूरता होगी। मतलब खुद ही बता रहे हैं, जो विलय करता थे चार्ल्स नेपियर, वो खुद ही कह रहे हैं कि ये हमारे हक नहीं है, बट फिर भी हम इस पर अपना हक जताएंगे और ये लाभ भी उत्पन्न करेगा। तो देख रहे हो किस तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। अगर इस पर डिस्कशन करें तो आप मॉडर्न आप जो हमारा स्पेक्ट्रम का बुक है उसमें जाके कंप्लीट डिटेल एनालिसिस पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट आपको जानकारी देने का कोशिश किया, राइट। आगे हम देखते हैं पंजाब का विलय कैसे होता है। सिंध के बाद बारी आती है पंजाब की। पंजाब मध्यकाल में विभिन्न गुरुओं का उदय होता है, जैसे गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर, राइट। बंदा बहादुर का उसी में उदय होता है, जिसकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद 12 मिसलों का उदय होता है, जैसे कन्हैया सक्चरिया टीसी जो रंजीत सिंह से सक्चरिया जो रंजीत सिंह से संबंधित थे, और काफ़ी कुछ। तो ये सब सारी चीज़ें जो पंजाब का भी विलय प्रारंभ हो जाता है। और पंजाब के बाद किस तरह से पंजाब में क्या चीज़ होता है हम आगे देखते हैं। पंजाब में क्या होता है, सिखों का पंजाब का एकीकरण होता है, जो गुरु गोविंद सिंह होता है। इसके हत्या के बाद क्या होता है, हत्या कर कपूर सिंह ने खालसा दल की नींव रखती है। गुरु गोविंद सिंह के बाद क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद क्या होता है, कपूर सिंह ने खालसा दल की नींव रखती है, राइट। इसी समय क्या होता है, रंजीत सिंह और सक्चरिया की बात करें तो 1792 से 39 के बीच 12 मिसलों का उदय होता है, जिसमें अहलिया वालिया भागी, डलवालिया, फजुपुरिया, कन्हैया, करोड़ा,
सिंहिया, नकाई, निहांग, निशान वाला, फुलकरिया, रामगढ़िया, सकरचकिया, ये सब सारी चीज़ें आप एक बार देख सकते हो। राइट, इसी समय हो जाता है 1799 अफगानिस्तान के साथ जंग। जमान शाह में रंजीत सिंह को लाहौर का प्रांतीय पद, शासक पद दिया। राइट, 1799 ईस्वी में आप सोच सकते हो यहाँ पे क्या होता है। जो रंजीत सिंह है, रंजीत सिंह, जो महाराणा रंजीत सिंह भारत के लिए और पंजाब के लिए एक ज़बरदस्त लीडर थे और काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। जब रंजीत सिंह थे तो इन्होंने क्या किया, पूरे पूरे जो पंजाब प्रांत था उसको एकजुट करके रखा, लेकिन बाद में जैसे रंजीत सिंह की मृत्यु होती है उसके बाद पंजाब में बिखराव आना शुरू हो जाता है और विभिन्न दल का उदय प्रारंभ हो जाता है। राइट, तो 1799 ईस्वी में क्या होता है, अफगानिस्तान के जो शासक होते हैं जमान शाह, वो रंजीत सिंह को लाहौर का प्रांतीय शासक पद प्रदान करता है। और उसी बीच 1805 ईस्वी में अमृतसर जम्मू पर अधिकार कर लिया जाता है रंजीत सिंह के द्वारा। सिख मिसलों को संगठित करके रखता है रंजीत सिंह, जिसका ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। स्थानीय डोगरों और नेपाली अफगानों के साथ अच्छे संबंध थे, अच्छे लीडर के रूप में देखा जा सकता था। स्ट्रॉन्ग प्रशासनिक ढांचा नीचे का ढांचा निर्मित किया, जिन्होंने केंद्र में प्रांतीय शासन नाजिम गवर्नर के अधीन प्राप्त किया, और जिला प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन, ये सब सारी चीज़ें अगर देखो तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है। राइट, यूरोपियन तरीके से अपनी सेना को स्ट्रॉन्ग करता है और सेना में खास करके घुड़सवारों का ज़्यादा उपयोग करता है। राइट, अगर हम बात करें तो सभी सेनाओं में क्या होता है, सैनिकों में शामिल होते हैं फौज एक घुड़सवार सेना होता है। फौज एच फौज ए सेना घुड़सवार होता है। एशिया में सेकंड सबसे बड़ा, एशिया में दूसरी सबसे बड़ी सेना होती है महाराजा रंजीत सिंह की। अगर देखा जाए तो कृषि व्यापार वाणिज्य को काफ़ी हद तक ध्यान दिया जाता है। टैक्स जो है वो 33 से 40% ही केवल वसूला जाता था, और कृषि और वाणिज्य काफ़ी अच्छा था यहाँ पे। शिकायत पेटिका भी इन्होंने स्थापित कर रखी थी कि अगर कोई शिकायत होती है तो जन कल्याण के लिए उनके हिसाब से उनका निपटारा भी किया जाए। तो देखो किस तरह से जो महाराजा रंजीत सिंह थे एक एक जबरदस्त लीडर के रूप में यहाँ पे पंजाब पे देखा जा सकता था। राइट, उसके बाद हम रंजीत सिंह के बाद पंजाब की अगर बात करें तो कुछ अच्छा नहीं रहा, सारा कुछ बिखरना शुरू हो गया। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और पंजाब में अनेक योग्य लीडर नहीं आते कभी भी। उसका जो एक बेटा होता है खड़क सिंह, अयोग्य होता है, वो अच्छे से शासन चलाने में सार्थक नहीं होते। आपसी संघर्ष बहुत स्टार्ट हो जाता है। इंग्लिश, जिसका कहीं ना कहीं इंग्लिश को लाभ भी होता है, और इसी की खोज में, इसी की तलाश में अंग्रेज रहते भी कि किस तरह जो रंजीत सिंह है उसकी पराजय होती है, और जो आखिरी हमारा इक्का है इसको भी हम कहीं ना कहीं अपने हक में ले ले। तो दो युद्ध होता है अंग्रेजों के साथ। प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध में 1845 से 46 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के समय होता है। ठीक है, जिसमें इंग्लिश विजय होती है और लाहौर 1846 की संधि होती है। तो प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध की समाप्ति होती है लाहौर की सहायक संधि से 1846 ईस्वी में। ठीक है, भैरववाला की संधि होती है उसके बीच, जो कि सिकरौव कश्मीर मामले में लाहौर की संधि से असंतुष्ट थे। भैरववाला की संधि जो कश्मीर में जो सिकरौव में लाहौर की संधि से काफ़ी असंतुष्ट थे। रिजल्ट क्या हुआ, भैरववाला द्वारा दिसंबर 1846 ईस्वी की संधि की गई, जिसमें प्रावधान किया था कि रानी जिंद को प्रतिशासन व्यवस्था से हटा दिया जाए। जब यहाँ पे भैरववाला की संधि से पहले अगर हम बात करें तो जो लाहौर की संधि हुई थी उसमें रानी जिंद को प्रशासन में व्यवस्था में पद दिया गया था, जिसके विरोध में यहाँ से कश्मीर से काफ़ी कुछ देखने को, रिवॉल्ट देखने को मिला। ठीक है, सेकंड आंग्ल पंजाब युद्ध होता है जिसमें 1848-49 के बीच होता है, जिसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी और पंजाब का पूर्ण विलय कर लिया जाता है यहाँ से। राइट, पंजाब के विलय के कारण क्या थे अगर हम इसको देखें तो रंजीत सिंह के बाद पंजाब में योग्य शासक का अभाव था। राइट, पंजाब की भूमि अत्यधिक उर्वरा उपजाऊ था, भू राजस्व अधिक थी, भौगोलिक सामरिक दृष्टि से पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट था। पंजाब विजय के बिना अंग्रेज का राज मानचित्र पे अधूरा सा लग रहा था। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अगर देखें तो ये सब चीज़ देखने के बाद लगता है कि किस तरह से अंग्रेज ने एक पूरे भारत पे किस तरह से आक्रमण किया और किस तरह से अपना प्रभुत्व जमाना स्टार्ट किया। राइट, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।